दुनिया में अर्थव्यवस्था आर्थिकी को लेकर के और खास करके ट्रंप का हंटर जो चल रहा है उससे पूरी दुनिया बेचैन है। इस बीच स्विट्जरलैंड में दावोस नदी के किनारे दावोस शहर में एक सम्मेलन हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 56वां अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन है। उसमें दुनिया के खाए नहाए अखाए लोग बैठे हुए और वहां पूरी दुनिया की राजनीति पर चर्चा हो रही है और खास करके सबके ऊपर आतंक का छाया जो मंडरा रहा है अमेरिका का और ट्रंप का, वो वहां की चर्चा में छाया हुआ है और सब अपने आप को असुरक्षित असहाय महसूस कर रहे हैं। उसके सारी सबकी बातों से स्पष्ट निकल करके सामने आ रहा है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कार्नी जिस तरीके से बातों को रखा और उसने रखा कि हमारे पास ईमानदारी हमारी ताकत है, ईमानदारी के बल पर अब हम संघर्ष करें। और वहीं पर ट्रंप का भी भाषण हुआ, सारे भाषणों का दौर चल रहा है, लेकिन उसमें एक चीज और जो निकल करके सामने आई कि करीब 400 जो अमीर लोग हैं उन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हमसे आप ज्यादा टैक्स लीजिए, जो सुपर रिच हैं उनसे सुपर टैक्स लिया जाना चाहिए। जबकि चीजें तो हम देखते हैं, जो भी सुपर रिच है वो तो देश के सारे साधन संसाधन को कौड़ियों के भाव, मिट्टी के मोल उसको बलात् कब्जा करते हैं, सत्ता के माध्यम से उस पर केवल और केवल कब्जा करते रहते हैं। टैक्स देना तो बात छोड़िए, आम जनता के खून पसीने की कमाई को ये सरकारी खजानों से लूट के अपने खजाने में भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन बातें वहां हो रही हैं सुपर रिच, सुपर टैक्स की बातें हो रही हैं के संदर्भ। आज हम इन्हीं सारे संदर्भों को और खास करके दावोस में ये जो सम्मेलन हुआ है उसमें से जो निकल के आई है राजनीति और खास करके अर्थशास्त्र, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमें दखल रखने वाले प्यास जी हैं, ब्यास जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ सामाजिक गांधीवादी कार्यकर्ता जुड़ी हैं, जागृति राही, जो आज अंतर्राष्ट्रीय वस्तु पर भी, अंतर्राष्ट्रीय वैचारिकी पर भी अपना विचार रखेगी। तो हम शुरू में चलेंगे अरुण कुमार जी के पास। अरुण कुमार जी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर ये जो खास करके अर्थशास्त्र की चर्चा हुई, अपना वहां तो ये बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन इस पर आपकी अपनी टिप्पणी जो उन्होंने मैंने उस मंच से जो इस तरीके की बातें निकल के आई, आप उसका क्या प्रभाव देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आर्थिकी पर और हमारे भारत पर, उसका क्या असर पड़ने वाला है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक का जो अमीर लोग होते हैं उनका फोरम है। वहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े जो नेता हैं सारी दुनिया के, वो इकट्ठा होते हैं और कैपिटलिज्म को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए उस पर वो अपना भाषण रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये नहीं समझना चाहिए कि वो वहाँ पे गरीबों की आवाज़ कहीं आती है। लेकिन जब कैपिटलिज्म का क्राइसिस होता है तो कैपिटलिस्ट को खुद ही सोचना पड़ता है कि वो किस प्रकार से उस कैपिटलिज्म का क्राइसिस का समाधान निकालें। तो कैपिटलिज्म में अगर आप देखें तो दूसरी विश्व युद्ध के बाद कई तरह के क्राइसिस आए और हर बार एक मतलब तरीका निकाला गया जिससे कि उस क्राइसिस को डील किया जाए। जैसे कि वियतनाम वॉर में समझा गया था, जब मैकनमारा साहब 1968 में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, तो उन्होंने कहा कि गरीबी की वजह से कम्युनिज्म आ जाता है, इसलिए हमको गरीबी खत्म करना है। तो उन्होंने गरीबी खत्म करने का जो एक वो बीड़ा उठाया था। लेकिन उसके बाद और तरह तरह के क्राइसिस आए और उन्होंने तरह तरह के अलग अलग वो किए। लेकिन अभी जो क्राइसिस आ रहा है जो कैपिटलिज्म के सामने, वो इस तरह का है कि ट्रंप ने रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म दिखा दिया है और रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म में वो बिल्कुल एक तरफा जो अपना वो इख्तियार कर रहे हैं। तो मैं पिछले 8 महीनों से लिख रहा हूँ कि वो सब देशों को दबा रहे हैं और जो उनके हित में है, अमेरिका के हित में, वो अमेरिका के हित में सारी बातें कर रहे हैं। जो मल्टीलैटरलिज्म था पहले, मतलब जो कैपिटलिस्ट जो क्लास था वो अपना जो हित दुनिया में वो एक छुपा के करता था, वो मल्टीलैटरलिज्म के दायरे में करता था। जैसे WTO में या IMF में या वर्ल्ड बैंक में एक आर्म्स लेंथ अप्रोच करते हुए, तो डायरेक्टली अमेरिका सामने नहीं आता था। जो उसको करवाना होता था उसके कैपिटल को वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से और WTO के तहत वो करवाता था। अब वो डायरेक्टली सामने आ गया है, मल्टीलैटरलिज्म को खत्म कर रहा है
और वो बायलैटरलिज्म में सब देशों से अपना वो ले रहा है। तो ये जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है ये और ज्यादा भयंकर रूप ले लेगा, क्योंकि जो कैपिटलिज्म में जो एक गैर बराबरी थी वो बढ़ती चली गई है। यानी कि 2001 में जो गैर बराबरी थी वो 1920 के दशक से भी ज्यादा थी, जबकि 1920 के दशक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में बहुत ही ज्यादा गैर बराबरी हो गई थी। तो एक उस समय क्रूगमैन ने भी आर्टिकल लिखा था कि ये बहुत ज्यादा गैर बराबरी बढ़ गई है। इस गैर बराबरी के बढ़ने से दुनिया के जो मार्केट है उनमें डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि गरीब के हाथ में परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दूसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी का चेंज आ रहा है उससे बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। ये बेरोजगारी बढ़ने का मतलब है कि जो बेरोजगार है उसके हाथ में परचेजिंग पावर नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने कहना शुरू कर दिया कि हमको अब एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जरूरत है, यानी कि बिना काम किए लोगों को हम पैसा देंगे हाथ में जिससे कि परचेजिंग पावर आए। लेकिन ये इसका खतरा जो है, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक बबल हो गया है, जो फाइनेंशियल बबल, जिसमें कि जो अमीर है वो अति अमीर होता चला गया है इस फाइनेंशियल बबल की वजह से। और ये फाइनेंशियल बबल आपका बर्स्ट हुआ था 2007-8 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब सब प्राइम क्राइसिस आया था। उसके बाद से फिर ये बबल चला, लेकिन उसी समय कई कैपिटलिस्ट को समझ में आ गया और अमेरिका में वॉरेन बुफे और ये इस तरह के लोगों ने एक 2012 में मुहिम शुरू की कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। तो ये जो ज्यादा टैक्स, जो वेल्थ जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, नई बात नहीं है, ये 2012 से शुरू हुई थी। और उस समय कई जो अमीर हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन वगैरह हैं, बिल गेट्स वगैरह, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि सारे अमीरों ने सपोर्ट किया था, पर कुछ अमीरों ने सपोर्ट किया था। और उसको सपोर्ट मिली थी इटली के अमीर से, फ्रांस के अमीर से और जर्मनी के अमीरों से। उन्होंने भी कहा कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, नहीं तो ये कैपिटलिज्म चल नहीं पाएगा। एक तरह से उन्होंने कहा ये कैसीनो कैपिटलिज्म है, इसमें स्पेकुलेशन से बहुत पैसा कमाया जा रहा है और उससे गैर बराबरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो अभी बात हो रही है, अभी बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब ट्रंप साहब ने जो रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म दिखाया है उसके चलते और एआई के बढ़ते, ये जो बेरोजगारी है वो और ज्यादा बढ़ेगी और इस पे जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो और पिटेंगे और उनके ऊपर जो असर पड़ेगा तो जब कैपिटलिज्म में एक क्राइसिस आएगा, क्योंकि डिमांड की जो समस्या है वो और बढ़ जाएगी। तो इसको हमको एक लंबे परिप्रेक्ष्य में, एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड पे जो कब्जा करने की बात की, उससे यूरोप में भी जब बहुत उथल पुथल हुई है, वहां पे उन्होंने अपनी आर्मी जो एक सिंबॉलिक रूप में जो ग्रीन लैंड में भेज दिया, जिससे मुझे लगता है कि यूरोप के और अमेरिका के संबंध में दरार आएगी और नेटो जो है वो उस प्रकार से नहीं चल पाएगा जैसे अभी तक चल रहा था। तो ये कैपिटलिज्म का एक बड़ा संकट है और ये कहा जाए तो जो एडवांस कंट्रीज का ब्लॉक है उसमें टूट हो रही है। दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है और जो दूसरी तरफ जो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया और ईरान का ब्लॉक है, इनमें भी ज्यादा भिड़ंत हो रही है। तो ये जो दोनों तरह के जो हैं, इससे जो क्राइसिस बढ़ेगा उसी को डील करने के लिए ये कहा जा रहा है। और इसमें मैं कहूं कि जैसे कि 1911 में जब फोर्ड मोटर ने जब मॉडल टी बनाया था, तो उस समय फोर्ड ने कहा था, हेनरी फोर्ड ने, कि जब तक कि मेरा जब वर्कर ये मॉडल नहीं खरीद पाएगा तब तक मैं मास प्रोड्यूस करके क्या करूंगा। तो उनका भी ये कहना था कि जो नीचे के तबके हाथ में ज्यादा आमदनी आएगी तभी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और हमारे यहाँ भी अगर आप देखें भारत में, तो CII, फिक्की और एसोचैम यही कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ डिमांड कम है, इसीलिए संग्रहित क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है, इसलिए डिमांड जनरेट करना जरूरी है। सरकार कह रही है कि हम पब्लिक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, पर प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि हम इन्वेस्ट करके क्या करेंगे जब डिमांड कम है। तो दुनिया में डिमांड की जो कमी है उसी के चलते हुए आप देखें तो जगह जगह मांग उठ रही है कि जो बड़े बड़े जो वेल्थी लोग हैं उनको एक वेल्थ टैक्स ज्यादा पे करना पड़ जाए। हमारे यहाँ भी भारत में भी हम लोग ऑल्टरनेट बजट हमने 93-94 में बनाया था, उसमें भी ये डिमांड थी कि वेल्थ टैक्स को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसने वेल्थ टैक्स को एक तरह से खत्म करवा दिया था भारत में, उसको हमें रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो ये वेल्थ टैक्स जो बहुत जरूरी है क्योंकि एक प्रोग्रेसिव टैक्स होगा, इसके चलते हुए जो सरकार के पास सोर्सेज आएंगे जिससे कि वो पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ावा दे सकता है। उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें गरीबी हटाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये सारी चीजें जो समस्या हैं उनका समाधान तभी होगा जब हम वेल्थ टैक्स लगाएंगे जो अति अमीर लोग हैं उनके ऊपर, और उससे जो रिसोर्सेज हैं वो फिर हम इन्वेस्ट करें।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि दुनिया में पूंजीवाद अपने ही दबाव से, अपने ही बोझ तले आज दबा जा रहा है और उससे उबरने का उसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। जब तक भुगतान संतुलन नहीं होगा, आय व्यय का संतुलन नहीं होगा, जनता के बीच आय के बंटवारे का संतुलन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक जगह जब पूंजी का विस्तार होगा तो और उसको उपभोग करने वाले लोग अगर उसका वो मार्केट ही नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से वो दबेगा। हम क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूंजीवाद को बचाने और बढ़ाने का एक फोरम है, उन्हीं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। वह इसलिए नहीं बनाया गया है कि साथ चलिए गरीबों के लिए कुछ कर दिया जाए और इनइक्वालिटी के लिए कुछ कर दिया जाए। उनकी नीयत इसी हिसाब से जरूर आई होगी, और अगर इस पर और प्रकाश में आएंगी खबरें, कुछ डिस्कशन होगा तो बातें उभर के सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बार फिर चले गए अरुण कुमार जी के पास। अरुण कुमार जी, पूंजीवाद का संकट तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस संकट से उबरने के लिए ये अपने पूंजीपति लोग अपना पूंजीवाद जो उपक्रम कर रहा है, आपको क्या लग रहा है उसमें कितनी सफलता मिल पाएगी? और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऐसे प्रस्तावों का, ऐसे मंचों का, ऐसे मंचों पर ये जो निर्णय हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मेरा मानना है जो ये पूंजीवाद आज का है, उसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका सरकार के नीतियों पे बहुत ज्यादा दबाव है और उसके चलते हुए वो कंसेशन ले लेते हैं। और दुनिया में एक ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है जिसके चलते हुए कैपिटल बहुत ही मोबाइल है और लेबर में मोबिलिटी नहीं है। तो कैपिटल जो है कंसेशन लेता है हर सरकार से। वो कहता है साउथ कोरिया में मुझे ये कंसेशन मिल रहा है, तो अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं वहां चले जाऊंगा। और उसी तरह वो कहेगा कि आंध्र प्रदेश में मुझे ये कंसेशन मिल रहा है, तो आप मुझे नहीं देंगे तो मैं गुजरात नहीं आऊंगा, मैं वहां चले जाऊंगा, या गुजरात जाऊंगा, महाराष्ट्र नहीं जाऊंगा। तो पूंजीवाद में जो हुआ है, आप ये देखिए पिछले 35-40 साल से, तो कैपिटल आगे चलता चला गया है और लेबर पिछड़ गया है। और इसीलिए ये हमारी जो गैर बराबरी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली गई है। और जैसे कि बाइडेन साहब ने कहा था आज से 2-2.5 साल पहले कि अमेरिका में बहुत सारे जो बिलियनर्स हैं वो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि उनको इतने टैक्स कंसेशंस और डिडक्शंस मिल जाते हैं कि वो उतना भी टैक्स नहीं देते जितना कि एक स्कूल टीचर देता है या जो फायर फाइटर देता है। तो उन्होंने कहा था कि ये एक मॉरली सही चीज नहीं है। तो ये चीज तो ये रिकग्नाइज हो रही है कैपिटलिज्म में भी कि मॉरली ये सही नहीं है कि इतनी ज्यादा गैर बराबरी हो। और जो गैर बराबरी हमें दिखती भी है वो व्हाइट इकोनॉमी की दिखती है, ब्लैक इकोनॉमी की तो दिखती नहीं है। दुनिया में जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है जिसके चलते हुए 90 टैक्स हेवन है, उनके जरिए जो अमीर हैं वो जब पैसा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेप्स। मतलब कि जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे कि जो ये बिलियनर्स जो उसको ओन करते हैं, उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर्स है वो वहां जैसे आयरलैंड में बना लिया या और जगह बना लिया, जिससे कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो वो जगह जगह आप देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर काले धन की अर्थव्यवस्था को जोड़ लें तो जो गैर बराबरी हमें दिखती है वो ऑक्सफैम जो बताता है उससे भी कहीं ज्यादा है, जो पिकेटी बताते हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, ये गैर कानूनी काम या जो आप समझिए कि और तरह से होता है, तो यही कैपिटलिज्म का क्राइसिस हो रहा है। क्योंकि इतना ज्यादा गैर कानूनी काम और इतना ज्यादा ये कैपिटल की मोबिलिटी हो गई है कि आप जो प्रो पीपल नीतियां अपनाना चाहते हैं वो नहीं अपना पाते। जैसे कि आईटी सेक्टर में आप ट्रेड यूनियन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर का बहुत पकड़ है। तो जैसे कि मलेशिया में था, तो कलकत्ता में भी है, बॉम्बे में भी है, यहाँ पे आप ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं कर सकते आईटी सेक्टर में। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारी गैर बराबरी है वो 3 तरह की होती है। एक कंजम्पशन में गैर बराबरी होती है, एक आमदनी में होती है और एक वेल्थ में होती है। और कंजम्पशन में सबसे कम होती है, इनकम में उससे ज्यादा होती है, और वेल्थ में सबसे ज्यादा होती है। और वेल्थ की इनइक्वालिटी से फिर और ज्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी और कंजम्पशन इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, और उसी से डिमांड की प्रॉब्लम आ जाती है कैपिटलिज्म में। इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी मान रहे हैं आज बहुत सारे कैपिटलिस्ट, कि ये जो एक तरह से जो कैसीनो कैपिटलिज्म है जिसके चलते हुए बहुत ज्यादा अमीर और हो गए। क्योंकि आप देखिए तो जो जेफ बेजोस वगैरह है वो क्यों अमीर हुए, क्योंकि उनकी कंपनी के जो स्टॉक मार्केट में दाम है वो बहुत तेज हो गए, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। एनवीडिया की कंपनी क्यों इतना तेज हो गई, क्योंकि एनवीडिया का स्टॉक मार्केट बढ़ गया। तो एक तरह से कैसीनो कैपिटलिज्म है जहां पे कि स्पेकुलेटिव जो है कैपिटल, उसका जो दाम बढ़ रहा है और उसकी वजह से उनकी वेल्थ इतनी बढ़ गई है। तो ये जो समस्या है, ये अगर आप देखें तो ये समस्या इस तरह से जाने वाली नहीं है जब तक कि हम कैपिटलिज्म को एक सुचारू रूप से नहीं चलाएं।
पर उसमें भी अगर सुचारू रूप से भी चलाया तो उसमें जो गरीब आदमी है, जो वर्कर है, जो किसान है, उसकी बात तो आएगी नहीं। तो जैसे कि जागृति जी ने कहा और व्यास जी ने कहा कि ये जो डावोस है वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि सडनली आप जो गरीब देशों के लिए या कुछ और करने लगेंगे या गरीबों के लिए कुछ करने लगेंगे। वो तो आप ये देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म कैसे आप और कंटिन्यू करें। पर मेरा मानना है जो एआई जो है, एआई के आने से जो टेक्निकल चेंज हो रहा है उसका जो अभी काट जो कैपिटलिज्म में नहीं आया है। मेरा मानना है कि एक नया फेज ऑफ कैपिटलिज्म सामने आ रहा है जिसमें कि कैपिटलिज्म में अपने आप ही समाधान नहीं है। क्योंकि जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि आपने बिना काम किए आदमी को पैसा दे दिया, पर ये तो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। आप तो पे करते हैं फॉर वर्क डन, इसलिए सब्सिडी के खिलाफ है आप, बाकी और चीजों पे जहां पे मुफ्त में पैसा दिया जाता है उसके खिलाफ है। तो यानी कैपिटलिज्म का क्राइसिस बहुत तेजी से गहरा रहा है और ये जो अभी मुझे लगता है कि हमको ठीक से समझ भी नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सारी चीजें बहुत तेजी से आ रही हैं। और जो फिलैंथ्रोपी होती है, जो जैसे जागृति जी ने भी कहा, व्यास जी ने भी, कि जो अति अमीर लोग हैं वो फिलैंथ्रोपी करते हैं, वो अपनी इमेज को वाइटन करने के लिए करते हैं। जैसे कि 1870 से 1890 के बीच में जो रॉकफेलर थे, जो फोर्ड थे, कार्नेगी थे, मेलन थे, उनकी इमेज बहुत खराब हो गई थी कि वो लूट लेते हैं। तो उन्होंने अपनी इमेज को वाइटन करने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, ये सब बनाया। तो ये जो आज कर रहे हैं जो फिलैंथ्रोपी, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स, वो अपनी नीतियों को जो आगे करने के लिए, वो कैपिटलिज्म को आगे करने के लिए, उसमें फिलैंथ्रोपी नहीं है। पहले आप गलत सलत तरीके से पैसा कमा लीजिए और फिर कुछ फिलैंथ्रोपी करके अपनी इमेज को वाइटन करिए। जैसे कि इंडिया में सीएसआर के चलते हुए लोग गलत तरह से पैसा कमा रहे हैं और फिर अपनी इमेज को वाइटन कर लिए, कहते हैं कि हम तो चैरिटी कर रहे हैं। अरे भाई, आप गलत काम करना कम कर दीजिए, अपने आप जो वेल्थ इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी और जो अर्थव्यवस्था बेहतरी पे आ जाएगी, गरीबों को कुछ हित मिल जाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ चैरिटी और फिलैंथ्रोपी से दुनिया में बेहतरी नहीं आने वाली है। ये टैक्सेशन से, अगर पब्लिक सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होगा तो पब्लिक सर्विसेज में इंप्रूवमेंट के चलते हुए ये सारी चीजें कुछ ठीक होंगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी की जो बुनियादी समस्या है कि कैपिटल तरह तरह के कंसेशन खींच लेता है और जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें इतना जो उछाल आ रहा है, तो उससे जो वेल्थ इनइक्वालिटी हो रही है वो एक पेपर इनइक्वालिटी है, उसको हमें करेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें नीतियां अपनानी पड़ेंगी। जैसे भारत में संगठित क्षेत्र की तरफ नीतियां ना अपनाने के, हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देना शुरू करें। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए उससे कम है, तो वहीं गैर बराबरी सामने आती है। उसको हम ठीक करें, हम रोजगार ज्यादा पैदा करें, हम अपने जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में डालें, न कि हम बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट्स और आईटी सेक्टर और पावर सेक्टर में डालें जो कि कैपिटल इंटेंसिव है। तो बजट की दिशा बदलेगी जब सरकार की नीतियां बदलेंगी, और सरकार की नीतियां नहीं बदलेंगी तो गरीबी नहीं जाएगी, जो गैर बराबरी है वो नहीं जाएगी। तो सरकारों का बड़ा रोल होगा। उसके लिए पब्लिक का प्रेशर सरकारों पे बहुत जरूरी है, वो चाहे भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, वो चाहे फ्रांस में हो, कहीं भी जब पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा तभी ये नीतियां ठीक होंगी। जी सर, पब्लिक का प्रेशर बढ़ेगा तब नीतियां ठीक होगी। और पब्लिक का प्रेशर किस तरीके से उसको निकाल दिया जाए सेफ्टी वाल्व की तरीके से, यही काम कॉर्पोरेट करता है और अपने पूंजीपति करते हैं। पूंजीवाद का तो बेसिक सिद्धांत है कि श्रमिक और श्रम के शोषण से ही अपनी आमदनी पैदा करना। तो ऐसी हालत में ये लोग जो ये सोशल सर्विस के लिए अपना कुछ फुटकर पैसा देते रहते हैं अपना तमाम संस्थाओं को, उसमें भी हम देखते हैं कि उन संस्थाओं को ही ये पैसा देते हैं जो उनके इमेज बिल्डिंग में अपना काम करता है। तो हम चाहेंगे